हम सभी जानते हैं कि सन 1947 में भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त होकर एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। किंतु क्या आप जानते हैं भारत में वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक कई स्वतंत्र गणराज्य हजारों वर्षों तक फले फूले। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ऋग्वेद काल से लेकर गुप्त काल तक के कई गणराज्यों के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद में गणों व उनके गणपति का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अलावा हमें सभा व समिति का भी उल्लेख मिलता है जो राजा का चुनाव व उसके कार्यों पर नियंत्रण रखती थी। इसके अलावा राजा स्वयं को प्रजा का सेवक मानता था। वह ऋग्वेद में हमें राजा के रत्नों का भी वर्णन मिलता है जिसमें रानी, सेनापति इत्यादि प्रमुख व्यक्तित्व होते थे। तथा ऋग्वेद के अलावा में अर्थवेद में भी ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिसके अनुसार राजा प्रजा या सामंतों, मंत्रियों अथवा विद्वानों द्वारा चुना जाता था तथा वे अगर राजा सही से कार्य नहीं करता था तो उसे हटाया भी जा सकता। इसी कारण राजर्षियों के अधीन वो कार्य करता था। वेदों के अलावा हमें महाभारत में भी ऐसे कई गणराज्यों के बारे में उल्लेख मिलता है जिनमें सबसे प्रमुख संघ यदुवंशियों के अंधकवंशी व वृष्णवंशी आदि से बना संघ था जिसके प्रधान स्वयं श्री कृष्ण थे। इसके अलावा महर्षि पाणिनि भी कई ऐसे गण संघों का वर्णन करते हैं। उन्होंने संघों को आयुधा जीवन कहा। उनके अनुसार इन संघों का एक अंक लक्षण अर्थात चिन्ह होता था। महर्षि पाणिनि ने वृक, योद्धे, पार्श्व, जानकी, ब्रह्मगुप्त, भर्ग व मद्र आदि संघों का उल्लेख किया है। इसके बाद मौर्य काल में चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कई गणराज्यों का वर्णन शस्त्रोपजीवी के रूप में किया है जिनमें मुख्य रूप से लिच्छवी, मल्लक, मद्रक, कुरु, पांचाल, सौराष्ट्र आदि थे जिनके बारे में उन्होंने लिखा है कि सद्भावना या सैनिक सहायक संधि की अपेक्षा संघ की स्थापना अधिक वांछनीय है। वह संघ के रूप में संगठित क्षेत्रों को सहायता तथा शांति की नीति का पालन करना चाहिए क्योंकि उन्हें जीता नहीं जा सकता। और अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि बुद्ध ने भिक्षु संघ का गठन राजनीतिक संघ के आधार पर ही किया तथा गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों से अपने विचार, विनियम और कार्यों में गणतंत्र की प्रक्रिया को अपनाने को कहा तथा बौद्ध साहित्य में कौशाम्बी राज्यों के पूर्वी अंग के पश्चिमी, मगध के उत्तर और हिमालय के दक्षिण के बीच के क्षेत्रों में बसे अनेक गणराज्यों का उल्लेख मिलता है जिनमें कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलिया, वैशाली के लिच्छव, मिथिला के विदेह, कौशिंगारा के मल और पाव आदि इत्यादि प्रमुख है। कपिलवस्तु के शाक्यों का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि कपिलवस्तु के सार्वजनिक टीला भवन में जवान और बूढ़े विद्वान एकत्रित होकर सार्वजनिक सभा के रूप में प्रशासन और न्यायिक कार्य करते थे और राजा के प्रस्तावों पर विचार करते थे। इन सभी भारतीय वर्णनों के अलावा यूनानी लेखकों ने सिकंदर के आक्रमण के समय स्थित अनेक भारतीय गणराज्यों का उल्लेख इस प्रकार किया है कि कत्यान संघ की कत्यान जाति भारत की सबसे शक्तिशाली जाति थी जो लाहौर से अमृतसर के क्षेत्र में फैली हुई थी, जिनके युद्ध कला की सभी प्रशंसा करते थे। वे इनकी राजधानी थी संकल तथा एक अन्य गणराज्य सोफियटों का था जिनके नगरों पर अत्यधिक सम्माननीय कानून लागू थे और उनकी राजनीतिक प्रणाली प्रशंसनीय थी तथा व्यास नदी के पार एक बड़ा गणराज्य था तथा वह क्षेत्र उपजाऊ और वहाँ के निवासी अच्छे कृषक और योद्धा थे और उनके ऊपर कुलीनों का शासन था जो न्याय और उदारता से अपना शासन चलाते थे जिस कारण उनकी आंतरिक प्रशासन प्रणाली उत्तम थी। इसके अलावा सिकंदर को लौटते समय अनेक गणराज्यों का सामना करना पड़ा जिनमें शूद्रक और मालवा प्रमुख थे जिनसे जीतने में सिकंदर को बड़ी मुश्किलें आई। इसी समय उन्हें अम्बरस्ता गणराज्य का सामना करना पड़ा जिनकी सेना में 60,000 पैदल सैनिक, 6,000 घुड़सवार और 5,000 रथी थे। वह उनके 3 सेना प्रमुख थे जिन्होंने कठिन संघर्ष के बाद आत्मसमर्पण किया। इनके अलावा अशोक के शिलालेखों में भी अनेक गणराज्यों का उल्लेख मिलता है जिनमें कुछ योना, कन्नौज, गांधार, भोज, पितिनिकी, राष्ट्रिक, नाभक और पर्दा थे। और मौर्य काल के कुछ गणराज्यों के सिक्के भी हमें प्राप्त हुए हैं। इनके अलावा शुंग काल में गणराज्यों का उल्लेख मिलता है जिनमें योध्य गणराज्य जो न केवल मौर्य साम्राज्य से अलग रहा बल्कि शुंग और कुषाण काल में भी जीवित था जिसके प्रमाण हमें शिलालेखों सिक्कों से मिलते हैं। उसके बारे में लिखा गया है कि उसे पराजित नहीं किया जा सका और सभी क्षत्रियों में योद्धवासी अपने शौर्य को सम्मानित कराते थे। सिक्कों के प्रमाणों से पता चलता है कि योद्धियों में निर्वाचित राष्ट्र का स्वामी होता था जिसे योद्धियों के गण चुनते थे तथा सिक्कों और सीलों पर
योद्धा और मंत्रिमंडल के नाम पर जारी की जाती थी। योद्धा गणराज्य ईसा की 7वीं सदी से पहले समाप्त हो गया था। इस गणराज्य से पहले मद्रक, शूद्रक, मालवा, सिद्धि और अर्जुनायण गणराज्य अपने पतन के समय व उसके बाद राजपूताना में चले गए और अंततः 5वीं सदी तक गणराज्यों का भारत से लोप हो गया। किंतु इन गणराज्यों के इतिहास से हमें यह ज्ञात होता है कि भारत में प्राचीन काल से ही गणराज्य की परंपरा थी।